हेलो स्टूडेंट। उत्तराखंड पुलिस की कांस्टेबल भर्ती के लिए हमने जो टेस्ट सीरीज चला रखी है उसका अगला प्रश्न पत्र है जिसमें हमने जीएस, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स आदि के जो महत्वपूर्ण रीजनिंग आदि के जो महत्वपूर्ण आपके प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी ये आपकी श्रृंखला है। तो इसमें हम हिंदी के भी ला रहे हैं, उत्तराखंड के भी, और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इसको थोड़ा नियमित किया जाए क्योंकि एक एक दो दो दिन बाद आ रही है जो वीडियो, उसे हम निरंतर कराने की कोशिश कर रहे हैं। समय के अभाव के चलते अभी थोड़ा दिक्कत हो रही है और बहुत जल्दी हम इसको निरंतर आपके लिए उपलब्ध करा देंगे। इसकी पीडीएफ हमारे जो टेलीग्राम चैनल है संजय देव क्लासेस, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। जो इसकी लिखित पीडीएफ है उसको आप इस पेपर की पीडीएफ को प्राप्त कर लें। बाकी आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एल्गोरिदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है? एल्गोरिदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब जो आपका कृत्रिम बुद्धिमत्ता आजकल कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन गया है, उससे संबंधित जो एल्गोरिदम है उसे बोलते हैं हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम। ये इसका सही आंसर है। कौन सा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए आवश्यक घटक नहीं है? जब हम वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं तो हमें एक कैमरा चाहिए होता है, दोनों तरफ कैमरा होना चाहिए, मतलब हमारे पास एक कैमरा होना चाहिए जिससे हम वीडियो को दिखा सकें। हमारे पास एक डिस्प्ले डिवाइस होनी चाहिए जिसमें हम दूसरी ओर से आ रहे पिक्चरों को देख सकें। तीसरा, हमारे पास एक माइक्रोफोन होना चाहिए जिससे हम आपके बात को सुन सकें और कही जा रही बात को जो हम यहाँ से बोल रहे हैं उस बात को वो लोग सुन सकें। तो इसमें टेलीफोन की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसका सही आंसर ये है। ये तीन चीजें होना अनिवार्य है किसी भी वीसी के लिए, वीडियो कॉल के लिए। कंप्यूटर मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है। कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है जिसमें हम डिस्प्ले होता है उसकी गुणवत्ता की पहचान डॉट प्रति इंच मतलब जिसे हम पिक्सल बोलते हैं। तो पिक्सल क्या होने चाहिए? जितने ज्यादा होंगे, 1 इंच में जितने डॉट होंगे पर इंच में उतनी ज्यादा पिक्चर क्वालिटी अच्छी होगी। उसे हम जूम करेंगे तो वो फटेगी नहीं। और रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन मतलब जो हमारे प्रति जो पिक्चर आपके पिक्चर के बदलने की दर होती है उसमें किसी भी तरह का व्यवधान ना हो, रिजोल्यूशन अच्छा होना चाहिए। रिफ्रेश रेट मतलब त्वरित गति से आपके उसमें बफरिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए या बीच में गैप नहीं होने चाहिए। तो तीनों ही चीजें हैं किसी भी कंप्यूटर के मॉनिटर की गुणवत्ता। हम एक तो आपका उसका रिफ्रेश रेट देखेंगे कितना है, उसका रिजोल्यूशन कितना है और उसका मेगापिक्सल कितना है, यानी कि वो कितना आपका पिक्सल एक डॉट में उसमें 1/3 है। तो ये उपरोक्त सभी सही है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द परास की लंबाई कितनी होती है? तो सुपर कंप्यूटर की आपका जो रेंज होती है वो 64 बिट तक की होती है। अगला क्वेश्चन है, डीप सीक एआई कंपनी की स्थापना किसने की है? डीप सीक एआई, अभी आपको पता होगा कि चाइना ने एक आपका एआई लॉन्च किया है। जैसे आपका गूगल के पास है, आपके मेटा इनके पास है, क्या बोलते हैं जुकरबर्ग भी आपका एक ला चुका है। इसके अलावा गूगल का भी अपना है, एप्पल का भी है। अमेरिका एआई को सबसे पहले लाया था और एआई का अब कहा जा रहा है कि जो भविष्य आने वाला वो एआई में ही होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो हाल ही में चाइना के लियांग वेंगफिंग ने एक आपका एआई तैयार किया है बहुत कम खर्चे पर, लेकिन ये इतना आपका अच्छा है, इतना एडवांस है कि आज तक जितने भी एआई अमेरिका ने बनाए हैं उनसे कहीं ज्यादा आगे है। यही कारण है कि इसने सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सबसे ज्यादा एआई की दुनिया भर में कंप्यूटर फोन में डाउनलोडिंग इसी की हो रखी है, इसकी डीप सीक एआई की, इसीलिए बहुत चर्चा में है। ये दुनिया में इसने तहलका मचा दिया है। इसे लियोंग वेलफेंग द्वारा जारी किया गया है। चाइना के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने केवल 200-300 लोगों की सहायता से इसको तैयार किया है। 2025 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? 2025 जो अंतरराष्ट्रीय वर्ष होगा वो होगा अंतरराष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष, मतलब हमारे पृथ्वी में पिघलते ग्लेशियरों को बचाने का, आपका संरक्षण करने का वर्ष होगा। 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन कौन थे 2025 में? जो आपका 26 जनवरी की परेड हुई 2025 में, तो इसके मुख्य अतिथि थे प्रबोवो सुबियांतो, जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था। प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है। कंदरिया महादेव मंदिर आपका खजुराहो के जो आपके मंदिर हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण या सबसे कलाकृति वाला मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर। जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने कहा था जियो और दियो जीने दो, मतलब
तुम अपने भी जीवन में अपने तरीके से जियो और दूसरे के जीवन में भी हस्तक्षेप ना करो, क्योंकि लोगों के बीच असहमति और लोगों के बीच हस्तक्षेप ही क्या है, एक दूसरे के प्रति प्रतिद्वंदिता की वजह बनते हैं। इसीलिए उन्होंने जियो और जीने दो का नारा दिया था। और बाद में आर्य समाज ने भी इससे खूब प्रयोग किया, जिसे दयानंद सरस्वती ने बाद में बहुत बड़ी मात्रा में यूज किया था। इसे वैसे महावीर स्वामी ने दिया था। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? शिवाजी को पुरंदर की संधि के बाद राजा की उपाधि औरंगजेब के द्वारा प्रदान भी की गई थी। उन्हें आपका राजा की उपाधि दी और इनके पुत्र जो संभाजी थे उन्हें एक मनसब प्रदान किया था औरंगजेब ने। हालांकि बाद में इस चीज को लेकर के काफी आपके राजा की उपाधि दी, आगरा दरबार बुलाया, लेकिन शिवाजी को सम्मान नहीं दिया। तो शिवाजी बीच दरबार में उठ करके चले गए। फिर औरंगजेब ने इसे अपना अपमान माना, तो शिवाजी को जो आपका आगरा में जो आगरा का किला है उसके अंदर जो जयपुर भवन है उसमें कैद कर दिया था। बाद में शिवाजी वहां से आपके गुप्त रूप से शायद फूलों की टोकरी में फरार हो गए और उसके बाद पुनः उन्होंने मुगलों के विरुद्ध अपना अभियान छेड़ दिया। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन किसने बनाया था? अभिनव भारत समाज क्रांतिकारी संगठन आपके जो महाराष्ट्र है वहां का एक महत्वपूर्ण आपका क्रांतिकारी संगठन था, जो आपके देश में क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देने के लिए वीडी सावरकर द्वारा बनाया गया था। इसी के जो सदस्य थे उन्होंने आपके जो पुणे के जो आपके नासिक के कमिश्नर थे जैक्सन, उसकी हत्या कर दी थी और उसी के कारण आपके इस जो संगठन है इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो बीडी सावरकर थे अभिनव भारत समाज नामक क्रांतिकारी संगठन के आपके संस्थापक। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी पहुंच करके शुरू साबरमती आश्रम से हुआ, जाकर के 24 दिनों की यात्रा के बाद दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को ये मार्च पूरा हुआ। उस दिन उन्होंने नमक कानून तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को 1929 की अर्धरात्रि में जब आपका 28 दिसंबर 1929 को जब आपका 31 दिसंबर तक जो आपका लाहौर अधिवेशन है कांग्रेस का वो आयोजित हुआ था। तो 31 दिसंबर की रात्रि में जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा फहरा करके पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि आज के बाद अंग्रेजों से मांगेंगे तो पूरी आज़ादी मांगेंगे, और उन्होंने कहा कि अब प्रत्येक 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। तो उसके बाद पूर्ण स्वराज दिवस 1930 की 26 जनवरी से हमेशा प्रतिवर्ष बनाया जाना शुरू हुआ। अब हुआ है कि स्वतंत्रता हमें 15 अगस्त के दिन मिली, तो हमने स्वतंत्रता दिवस तो बाद में स्वराज दिवस, तो आपका स्वराज मतलब स्वतंत्रता दिवस, तो 15 अगस्त को मनाना शुरू करा। ये दिन ऐतिहासिक था, इसीलिए संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया 1950 में, क्योंकि इस दिन की ऐतिहासिकता बहुत महत्वपूर्ण थी 26 जनवरी की, क्योंकि 1930 में पहली बार भारत ने अपना स्वतंत्रता दिवस स्वराज दिवस इसी दिन मनाया था। इसीलिए 26 जनवरी के दिन की ऐतिहासिकता को बनाए रखने के लिए आपके संविधान का लागू करने का दिवस इसे चुना गया और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाना शुरू कर दिया। असहयोग आंदोलन की वापसी 12 फरवरी 1922 को चौरा चौरी में जो कांड हुआ था उसमें आपका महात्मा गांधी बहुत क्या हुए, दुखी हुए। उसके बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अगस्त प्रस्ताव आपका अंग्रेज जो उस समय के अंग्रेज आपके वाइसरॉय थे लॉर्ड लिनलिथ को, वो भारतीयों के समक्ष लाए थे कि अगर हम भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की ओर से लड़ने के लिए राजी हो जाते हैं तो उन्हें डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा। दुनिया भर की बातें थी उसमें, हालांकि भारतीयों ने इसे अस्वीकार कर दिया, लेकिन इसकी डेट 8 अगस्त 1940 थी, न कि 27 अगस्त। तो ये इसका सही आंसर है। अगस्त प्रस्ताव 1940 लॉर्ड लिनलिथ को लाया था, जिसे शिमला में भारतीयों के सामने पढ़ा गया था। 22 दिसंबर के दिन सर्वाधिक सूर्य का प्रकाश कहाँ प्राप्त होगा? 22 दिसंबर के दिन देखो 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर होता है, 21 जून को कर्क रेखा पर होता है लंबवत, और फिर 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर होगा, और 22 दिसंबर को होगा आपका मकर रेखा पर। तो सबसे ज्यादा जो प्रकाश होगा वो मकर रेखा के ऊपर होगा 22 दिसंबर के दिन। तो इसमें मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में जो मुख्य आपके अक्षांश रेखा है उसके ऊपर होगा।
कौन सा एक मुख्य रूप से ओजोन संरक्षण नियंत्रण से संबंधित है? तो ओजोन संरक्षण के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया। मॉन्ट्रियल आपके कनाडा में स्थित एक शहर है। इसमें दुनिया के देशों ने दुनिया भर में ओजोन के क्षरण को रोकने के लिए एक आपका संधि करी कि आने वाले समय में ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाली प्रत्येक चीज पर हम आपके धीरे धीरे नियंत्रण करके इस ओजोन परत की क्षतिपूर्ति करेंगे। तो 16 सितंबर 1987 को 16 सितंबर को इसी दिन से आपके ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। तो ये आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था। दुनिया में जितनी भी पर्यावरण को लेकर के संधि हुई उनमें सबसे सफल रहा। सीएफसी को प्रतिबंधित कर दिया गया और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो सीएफसी है उसे प्रतिबंधित होने से आपका ओजोन जो आपका छिद्र हुआ था अंटार्कटिका के ऊपर वो उसका क्षरण बंद हो गया, उसके रुक गया, लेयर दोबारा बन गई ओजोन की। तो इसे आज तक की सबसे सफल अंतरराष्ट्रीय संधि माना जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को। अगला, भारतीय सेल समूह में कौन सा एक सर्वाधिक धात्विक है? सबसे सर्वाधिक धात्विक है। तो सेल समूह में सबसे ज्यादा धात्विक का मतलब जिसमें सबसे ज्यादा धातु पाई जाती है। तो भारत में अगर हम देखें तो जो ये आपका धारवाड़ वाली बेल्ट है भारत के सेल समूह में, जो आपके यहाँ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इधर मध्य प्रदेश, इधर आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक जाती है ये बेल्ट है, जिसे हम धारवाड़ बेल्ट बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा धात्विक है। भारत का 96% आपके धात्विक खनिज इसी आपके सेल में पाए जाते हैं। ग्रेट चैनल किसको पृथक करता है? ग्रेट चैनल अगर हम भारत में देखें तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच से होकर के गुजरता है। तो ये अंडमान निकोबार को अलग करेगा। यहाँ लिटिल अंडमान सबसे दक्षिणतम द्वीप और सबसे ऊपरी द्वीप निकोबार का आपका कार निकोबार, इन दोनों के बीच से होकर के गुजरता है। तो अंडमान निकोबार पर्टिकुलर कहे तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार जो द्वीप हैं उनके बीच से होकर के आपका ग्रेट चैनल गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और देश अखंडता 3 शब्द आए थे, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में अभी तक एक ही संशोधन हुआ है 42वां संशोधन, उसके द्वारा ये 3 शब्द नए जोड़े गए प्रीमबिल प्रस्तावना में। कौन कौन से? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, 3 शब्द। मौलिक अधिकारों पर निषेध का औचित्य के विषय में निर्णय कौन देता है? मौलिक अधिकारों को भारत में न्यायपालिका के भरोसे छोड़ा गया है। कार्यपालिका से कहा गया है कि वो इसमें हस्तक्षेप ना करे। तो कभी भी मौलिक अधिकारों के निषेध पर औचित्य का प्रश्न होगा तो उस पर अंतिम डिसीजन लेने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट का होगा, उसी को वो शक्ति है। क्योंकि आपको पता है मौलिक अधिकारों पर निषेध के मामले में अनुच्छेद 32 के तहत आपका सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत आपका जो हाई कोर्ट है वही आपके क्या बोलते हैं रिट जारी कर सकते हैं और उनका संरक्षण कर सकते हैं और न्यायिक पुनरावलोकन कर सकते हैं। तो न्यायालय ले सकता है इसमें डिसीजन। अगला क्वेश्चन है, संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक क्या है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। अर्धन्यायिक प्रक्रिया बोला जाता है महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाए जाने की प्रक्रिया जो आपके अमेरिका के संविधान से ली गई। लोकसभा और राज्यसभा के किसी भी सदन से आरंभ की जा सकती है। अगर लोकसभा से आरंभ होगी तो आपको पता है कि 1/4 सदस्यों को इसके प्रस्ताव को पेश करने के लिए लाना पड़ता है। फिर वही सदन 2/3 बहुमत से इसे पास करेगा, दूसरे सदन में जाएगा, वहां भी 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। इस दौरान राष्ट्रपति को पहले 14 दिन पूर्व की सूचना देनी पड़ती है। राष्ट्रपति अपना पक्ष यहाँ पर रख सकता है। अगर वो सक्षम नहीं होता है तो आपका देश के संविधान के क्या आपके संविधान का उल्लंघन करने या उसके अतिक्रमण करने के आरोप पर ही आपका महाभियोग प्रक्रिया शुरू की जाती है। दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित हो जाती है तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ता है। वो एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया मानी जाती है। राज्य विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन कितने वर्षों के लिए होता है? राज्य विधान परिषद का मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे आपका केंद्रीय विधानमंडल में यानी कि संसद में जैसे राज्यसभा और लोकसभा है, वैसे ही राज्य विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद है। केंद्र में लोकसभा, राज्य में विधानसभा इंपॉर्टेंट है, केंद्र में राज्यसभा कम इंपॉर्टेंट है और वैसे ही आपके राज्य में जो आपका विधान परिषद है वो कम इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा में भी 6 वर्ष, राज्य के विधान परिषद में भी
6 वर्ष का कार्यकाल होता है। इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती। इसके निर्वाचन मंडल में आपके 5 अलग अलग तरीके के आपके निर्वाचक मंडल है, वो अपने अपने आपके परसेंटेज के हिसाब से सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी? तो इसमें अगर हम गिनती करके देखें तो हमें इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। जब भी हमारे पास वर्गों के लिए ऐसे बात आती है कि कितने वर्ग हैं, तो हम सबसे पहले ये करते हैं, ये तो आयत बन जा रहे हैं, वैसे इसकी साइडें गिन लेते हैं, 1 2 3 4, जैसे 1 2 3 और 4 साइड हैं, जैसे इसमें है एक बॉक्स, ये किनारे की गिन लेते हैं, 1 2 3 4। यहाँ क्योंकि वर्ग होगा तो 5 नहीं होंगी, 4 ही होंगी, 4 ये साइड होंगी तो 4। अगर यहाँ 5 होंगी तो यहाँ भी 5 ही होंगी। जितनी भी साइडें हैं तो उन साइडों में सबसे बड़ी साइड का वर्ग करेंगे, प्लस उसके बाद उससे कम का साइड का वर्ग, फिर उसके बाद उससे कम की साइड का वर्ग, फिर इतने ही आपके वर्ग होंगे। इसमें 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 16 और 9 25 और 4 29 30। तो इसमें 30 होंगे ये वर्ग में, क्योंकि वर्ग में ऐसा तो हो नहीं सकता कि इधर आपके 5 हो और इधर 4 हो, फिर तो वो आयत बन जाएगा। वर्ग में जितनी साइड है आपके यहाँ होंगी उतनी साइड है यहाँ भी होंगी। तो सीधा सीधा सा फॉर्मूला होता है। तो साइडों की गिनती करते हैं, जैसे मान लो 5 साइडें आई हैं तो 5 4 3 2 1 तक वापस नीचे सबका वर्ग करके उनका योग कर देंगे, आपका वर्गों की संख्या आ जाती है। अगला क्वेश्चन है 3 28 4 65। हाँ, इसमें एक आपका वो मिसिंग हो गया है, 5 126 होना चाहिए था। तो इसमें 3 को 28 लिखा है, तो 3 का क्यूब प्लस 1 है, ये बराबर 28। ये 4 का क्यूब प्लस 1 बराबर 65 है। ये 5 का क्यूब 125 प्लस 1 बराबर 126 है। अगला 6 का क्यूब प्लस 1 बराबर 36 216 प्लस 217। तो इसका सही आंसर 217 होगा। अगला क्वेश्चन है मकान किराया। मकान से क्या आता है? किराया आता है। मकान हम बना दें तो किराया आएगा। पूंजी का अगर निवेश कर दें तो उस पर हमें ब्याज आएगा, प्रॉफिट आएगा। तो ये आपका ब्याज होना चाहिए। पूंजी निवेश किया जाएगा। निवेश कोई आने वाली चीज नहीं होती, बल्कि निवेश हम किसी चीज पर इन्वेस्ट करते हैं। मकान भी एक क्या होता है? इन्वेस्ट होता है। तो उससे आता है किराया। अगर हमारे पास पूंजी है, उसको हम बैंक में रखेंगे, कहीं पर लगाएंगे, तो उससे हमें क्या आएगा? ब्याज आएगा। निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में दर्शाता है। तो इसमें से अगर हम देखें तो है फल, फूल, बीज, पराग, कली। तो सबसे पहले क्या होगा? कली। कली पर लगेगा फूल, फूल का होगा परागण, परागण के बाद वहां बनेगा फल, और फल के अंदर बनेगा पुनः बीज। तो ये बनेगा 5 2 4 1 3, 5 2 4 1 3, ये सही है। आप ये मत कर देना कि फल, फल से निकलेगा बीज, बीज को फिर बोएंगे, बो करके निकलेगी कली, कली में फिर लगेगा फूल, फूल में लगेगा फिर पराग। ऐसा नहीं, सबसे पहले कली आएगा, कली में लगेगा फूल, फूल में होगा परागण, परागण के बाद वो बन जाएगा फल, और फल के अंदर बनेगा बीज। तो इसका डी सही है। अगला क्वेश्चन है 30 परिणामों का औसत 20 है। 30 परिणामों का औसत 20 है। तो इसका योग कितना हुआ? 30 परिणामों का कुल योग 30 परिणामों का औसत 20 है, तो ये हो गया 600। फिर कह रहा है 20 परिणामों का औसत 30 है, परिणाम ये है 20 परिणामों का औसत 30 है, तो फिर ये 600 हो गया। तो टोटल परिणाम कितने हुए? 50, और टोटल योग कितना हुआ? 1200। तो सभी परिणामों का योग कितना होगा कह रहा है? तो योग बट्टे परिणाम कर दोगे तो औसत आ जाएगा 50, और 5 दूना 10, 5 को 20, 24। तो इसका सही आंसर होगा 24। ये 25 प्रश्न हैं जो हमने आपके परीक्षा, जो उत्तराखंड में पुलिस की परीक्षा आयोजित होनी है, उसके अकॉर्डिंग बनाए हैं। आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके
जरूर बताइएगा, क्योंकि पुलिस की परीक्षा में ज़्यादा कूटबद्ध वाले क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, आएंगे लेकिन बहुत कम होंगे, सीधे क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। उसी अनुरूप आप अपनी तैयारी करें। हिंदी तो सबके लिए सेम ही है, उसमें किसी भी तरह का कोई रियायत नहीं बरतने वाला है आयोग यूके ट्रिपल एस सी। और बाकी जो जीएस है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, ये आपका कंप्यूटर और रीजनिंग तो सेम ही है सबका। हाँ, जो आपका जो ये वाले क्वेश्चन है इतिहास भूगोल वाले जीएस में, इसमें थोड़ा कूटबद्ध चीजें वो बना सकता है, समूह वाले में या फिर कनिष्ठ सहायक या आप जो फॉरेस्ट गार्ड का है उनमें थोड़ा लेवल रख सकता है, कांस्टेबल में सीधा ही रखेगा। और इसके अलावा आपका जो उत्तराखंड वाले हैं उनमें भी कांस्टेबल वाले में सीधा ही रखेगा, कुछ क्वेश्चनों को थोड़ा बहुत कूटबद्ध या अन्य चीजों से बनाएगा। तो ये आपके प्रश्न पत्र हम लगातार लाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अपनी तैयारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। एसएस स्टडी चैनल हमारा आपका ये भी है, और उसके अलावा आप रेगुलर क्लासेस लेना चाहते हैं तो हमारी एसएस स्टडी ऐप है, वहाँ से भी आप रेगुलर जो लाइव क्लासेज हैं और रिकॉर्डेड क्लासेज हैं उन्हें परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद।